Hello friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss about lecture number 10. In this video, we are going to discuss about limiting reagent and excess reagent and some important topics. So firstly, we are going to discuss about limiting reagent. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली। आई एम टेलिंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? बहुत मैं सिंपली वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक टाइप का ऐसा रिएजेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करके कंप्लीटली प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट मींस दोज टाइप ऑफ रिएजेंट्स विच आर रिएक्ट विद रिएक्टेंट टू प्रोड्यूसेस कंप्लीटली प्रोडक्ट। ओके, सो आप देख भी सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है देखिएगा, द सब्सटेंस विच रिएक्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कितना बढ़िया। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो किसी क्या बता रहा देखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा सब्सटेंस है विच रिएक्ट कंप्लीटली, जो किसी रिएक्टेंट से या किसी कंपोनेंट से कंप्लीटली रिएक्ट करके जो प्रोड्यूस करता है आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। आई रिपीट अगेन अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, द सब्सटेंस विच रिएक्ट कंप्लीटली, द सब्सटेंस विच रिएक्ट कंप्लीटली, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कंप्लीटली रिएक्ट करे, देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो फिर से आप एक बार देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट, द सब्सटेंस विच रिएक्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो बच्चों चलिए अब हम सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका है एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। एक्सेस रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट का एकदम अपोजिट होता है एक्सेस रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? द सब्सटेंस विच आर रिएक्ट कंप्लीटली, द सब्सटेंस विच आर रिएक्ट्स कंप्लीटली कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ठीक है रिएक्ट करता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है किसी कंपोनेंट के साथ, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वैसा रिएजेंट जो किसी कंपोनेंट के साथ, किसी रिएक्टेंट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट ना करे, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। चलिए देख लेते हैं अबाउट एक्सेस रिएजेंट। अ रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, अ रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, या स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन को नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक नेम है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं बताया था, पिछला टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ा चुका था, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक में बताया कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मैंने नोट कर लिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने में। तो बेटा मैंने हेडिंग नोट किया स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? तो बहुत सिंपल वर्ड में मैंने नोट किया है, आप एक बार देख भी सकते हो। दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो समझिएगा। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, या कोई रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होंगे। लेकिन हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
ठीक है, दोनों में जो एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं, जो एटम यूज किए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, वही मैंने नोट भी किया है, देखिएगा दिया है द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट में कौन कौन कंपोनेंट है या कौन कौन एलिमेंट है, या कितने कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हो, या कितने एलिमेंट का रिएक्शन, या कितने मॉलिक्यूल का रिएक्शन। कहने का सेंस हुआ रिएक्टेंट कई रूप में हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कोई भी हो, रिएक्टेंट में जितने ग्रुप ऑफ एटम हो, जितने एलिमेंट हो, उन सबको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो बोल कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मींस रिएक्टेंट के जितने कंपोनेंट हैं एंड प्रोडक्ट के जितने कंपोनेंट हैं। मतलब बढ़िया समझिए बेटा, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट हैं या जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट हैं, उन्हीं को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसी को कहते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए एक डिफिनीशन और भी है, मैं इस डिफिनीशन को फिर से एक बार आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा, दिया है बेटा स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज इट? स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो आप बताएंगे द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। I again repeat about stoichiometry of chemical reaction. You can look here. The coefficient of the reactant and products of the balanced chemical equation are called stoichiometric coefficients. It is also called stoichiometry of chemical reactions. In another word, you can say that about stoichiometry of chemical reactions or stoichiometric coefficients. So students, you can look here. आप दूसरे वर्ड में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप दूसरे वर्ड में भी एक डिफिनीशन और बता सकते हो। देखो यहाँ मैं दो डिफिनीशन नोट किया हूँ, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। एक डिफिनीशन ऊपर है और एक डिफिनीशन यहाँ पर है। देखिएगा, पहला था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन में द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उन्हीं को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Okay, in another word you can say that about the definition of stoichiometry of chemical reaction or stoichiometric coefficient. So you can look here, the stoichiometric coefficients describe the, यहाँ और है, और का मतलब बेटा एक डिफिनीशन ये है और एक ये है, तो दोनों में जो आपको बेटर लगे, दोनों सेम ही है लमसम, आप देख लीजिएगा। तो सेकंड डिफिनीशन स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसको कह सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो डिफिनीशन है द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिस्क्राइब द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा कह रहा है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि द मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल एंड प्रोडक्ट के मोल इन किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल को भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट अस टेक अ एग्जांपल N2+3H2 रिवर्सिबल कंडीशन पे प्रोडक्ट फॉर्म करता है 2NH3। क्या फॉर्म करता है? 2NH3। दिस इज कॉल्ड अमोनिया, this is called ammonia, this is nitrogen gas and this is hydrogen gas. You can look here students, when नाइट्रोजन यहाँ कितना मोल है बच्चों? N2 मॉलिक्यूल फॉर्म में है, लेकिन मोल कितना है? 1 मोल। Then you can say when 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen to produces 2 mole of NH3. 2 mole of NH3 it means 2 mole of ammonia. So I hope स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हुआ? 1 मोल, 3 मोल, 1 मोल। देखिए कितने मोल रिएक्टेंट के हैं बेटा? 1 मोल रिएक्टेंट का, और यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट के कंपोनेंट हैं। हमेशा समझिएगा, कभी भी एरो के पहले चाहे जितने कंपोनेंट आ जाएंगे सबको रिएक्टेंट कहते हैं। एरो के बाद जो पहले आएगा वो प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद जो आएगा दिस इज बाई प्रोडक्ट।
ओके, तो आप देखिएगा अच्छे से। तो ये रिएक्टेंट है 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, ठीक है, रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेगा 2 मोल NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिएक्टेंट के कंपोनेंट हैं और ये प्रोडक्ट के कंपोनेंट हैं। तो ये कहलाते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नेम इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो बच्चों जैसे कि पिछला भी टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। हमने स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, या व्हाट डू यू मीन अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप इनके बारे में क्या जानते हो या नहीं जानते हो, तो जान भी लीजिए और डिफरेंस भी समझ लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बच्चों। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला में मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइनिंग क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रा किया, और एक साइड में मैंने नोट किया मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक साइड में एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम चेक कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिएगा, ये मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन है और ये एम्पिरिकल की डेफिनेशन है। तो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? It represents the actual number of atoms of all elements in one molecule of the compounds। ओके, एग्जाम्पल नीचे दिया है, मैं एग्जाम्पल बाद में समझा रहा हूँ, पहले मैं बता दूं फिर से। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, देखो क्या दिया है। इट रिप्रेजेंट्स, इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है कि, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जो एक्चुअल एटम है, ठीक है, ऑल एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मीन्स किसी कंपाउंड के, बात समझिए, किसी कंपाउंड में या किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ओके, हमने दूसरा एग्जांपल लिया इथेन का। इथेन का फार्मूला है, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, आप देख लीजिएगा, इथेन, और ये है ब्यूटेन। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 एंड इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। फार्मूला आपको समझ में आ गया, ये इथेन का है, और नीचे ब्यूटेन का फार्मूला नोट है C4H10। ओके, क्लियर? ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया मॉलिक्यूलर के बारे में। अब हम चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो चलिए देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है इट रिप्रेजेंट्स, इट मींस एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का। एम्पिरिकल फार्मूला मींस होता है बेटा किसी भी ऐसा, मतलब कहने का सेंस हुआ कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, और किसी भी एक नंबर को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करें, तो अगर कॉमन किसी में कुछ नहीं बनेगा तो उसका हम एम्पिरिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही एम्पिरिकल हो जाएगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर होगा वही एम्पिरिकल होगा। लेकिन ध्यान सुनना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला बनाया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूले से। ऐसा कोई भी, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं जिससे एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी को एम्पिरिकल फार्मूला बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम एम्पिरिकल फार्मूला के रूप में शो कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हो बेटा, CH4। CH4 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन। अगर आप 4 का, जैसे कॉमन का मतलब ऐसा कॉमन लो जो पूरा कट जाए, सब में कॉमन हो, ऐसा कॉमन लीजिए जो सब में कॉमन हो। ठीक है,
तो अगर सब में कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है। इसका मीन्स CH4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो CH4 मेथेन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो CH4 ही इंपिरिकल फार्मूला भी CH4 मेथेन, CH4 का नेम मेथेन है, तो CH4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही हुआ, जो CH4 दिया है मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 हुआ। लेकिन इसका इंपिरिकल फार्मूला अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका इंपिरिकल फार्मूला कहलाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब मैं अभी आपको और दिखा रहा हूं, आप देखते रहिएगा, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो एग्जांपल मैंने जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था बेटा C6H12O6, ठीक है। तो इसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका अगर इंपिरिकल फार्मूला बताना हो तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो देखो 6 सब में कॉमन है, तो अगर हम 6 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचता है CH2O। भाई 6 कॉमन लेंगे तो अंदर में C बचेगा और यहाँ H2 यहाँ O। इसका मतलब कॉमन लेने पर कुछ जो ऐसा नंबर, जो ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक नंबर जो सब में कॉमन हो, ठीक है, तो जो कॉमन बचेगा वही उसका इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो जैसे वहां कॉमन लेंगे अगर आप 6 तो ये चीज बचता है अंदर में और यही इसका इंपिरिकल फार्मूला हो जाता है ग्लूकोज का। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए C2H6 इथेन का फार्मूला है, तो इसमें कॉमन 2 हो जाएगा, तो इसका अगर कॉमन 2 कर लेंगे तो बचेगा CH3, तो इथेन का जो इंपिरिकल फार्मूला होगा हो जाएगा CH3। ऐसे हम ब्यूटेन लेते हैं, तो ब्यूटेन में कॉमन 2 फिर होगा, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा C2H5, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है और इंपिरिकल फार्मूला होगा C2H5। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उसका इंपिरिकल फार्मूला भी होता है। जैसे आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई, बीच में मैंने पढ़ाते समय वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे सपोज करिए बेटा शुगर का एग्जांपल देखिए, C12H22O11, ये इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर, ठीक है। तो अब यहां बताना है क्या इसमें कुछ, अगर ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कैसा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है शुगर का। इसका इंपिरिकल फार्मूला बताना हो, देखिए इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ तो कॉमन यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन 11 वाले में नहीं हो पा रहा है, तो वैसा कॉमन जो सब में हो भाई। अगर हम 12 कॉमन, सपोज करिए मैं अगर यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तक तो कॉमन आएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका इंपिरिकल फार्मूला भी होगा। तो बेटा यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही इसका इंपिरिकल फार्मूला। जिसमें कुछ कॉमन नहीं दिखेगा बेटा वही उसका मॉलिक्यूलर भी होगा, वही उसका इंपिरिकल फार्मूला होगा। तो आप, आई होप, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसको आप जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेम इज मोल फ्रैक्शन। मैंने उसको इरेज किया और हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। जैसे कि अभी इसके पहले हमने स्टोमेट्रिक ऑफिशिएंट या आप कह सकते हो स्टोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद भी मैंने अभी एक डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को अच्छे से डिस्कस किया विद एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक नेम इज मोल फ्रैक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज वेरी बेसिक टर्म्स। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं और इसको लेकर अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए। तो बेटा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन मीन्स होता है बेटा मोल का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड। तो पहले आप समझिए कि जैसे कोई सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन में हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट, अभी इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले जैसे नॉर्मल समझ लो बेटा। सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances having uniform properties throughout. I repeat again about the definition of solution. Solutions are, आप ऐसे बताइए, बहुत सारे सोल्यूशन है, तो solutions are homogeneous mixture. Solutions are homogeneous mixture
ठीक है। तो आप बता सकते हो सोल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है। देखो बेटा, सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक केवल सोल्यूशन और एक कोलाइडल सोल्यूशन। तो जो केवल सोल्यूशन है वो होमोजीनियस होता है और जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कंटेन करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सोल्यूशन क्या है, तो आप सोल्यूशन के बारे में क्या बताएंगे सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, ओके, इज कॉल्ड सोल्यूशन। एक छोटी सी डेफिनेशन और है सोल्यूशन की, द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन दो चीज से बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से, ठीक है। तो व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? दोज सब्सटेंसेस, दोज कंपोनेंट which are present smaller amount in solution are called solute। ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो किसी सोल्यूशन में कम मात्रा में है वो सोल्यूट है, और उसी सोल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप एक सोल्यूशन बनाइए शुगर एंड वाटर का। शुगर एंड वाटर का आप सोल्यूशन बनाएंगे तो शुगर कम मिलाएंगे, वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर इज बिहेव लाइक ए सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट, कम मात्रा में सोल्यूट। तो यहाँ पे जो शुगर आप मिलाओगे, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिए तो बन गया सोल्यूशन, ओके। तो ठीक है, अभी उसको हम बाद में और अच्छे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन होती है, समझिएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, मोल फ्रैक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे, क्या बताओगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, इसको हम डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द, इसको डिफाइन किया जाता है द रेशियो बिटवीन, दो चीज का रेशियो होता है, क्या बताएंगे आप? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, ओके, हेलो। तो बच्चों ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा अच्छे से। क्या मैं बता, किसका टॉपिक का, मोल फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में फिर से बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो क्या बताएंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, इसको डिफाइन किया जाता है कि रेशियो बिटवीन, मतलब इसमें दो चीज का रेशियो होता है, किसका, तो वहीं आप बताने चल रहे हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इट मींस मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ओके। तो ये है डेफिनेशन, आप एक बार देख भी सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आगे, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, मोल फ्रैक्शन टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो बेटा देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मैंने कैसे सिंबल नोट किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब किसी सोल्यूशन में जो स्मॉलर अमाउंट में है आर कॉल्ड सोल्यूट। किसी कहने का सेंस हुआ बेटा, कोई भी सोल्यूशन में जो कम मात्रा में कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है। तो जो कम मात्रा में है तो उसका सिंबल भी मैंने छोटा कर दिया, जो ज्यादा मात्रा में है उसका सिंबल भी मैंने बड़ा कर दिया। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूशन में सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए इसका सिंबल स्मॉल एन कर दिया, भाई कम अमाउंट में है, छोटा कर दो, स्मॉल एन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए सॉल्वेंट का सिंबल मैंने कैपिटल में कर दिया, कैपिटल एन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का सिंबल स्मॉल एन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल कैपिटल एन। तो फार्मूला है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन कभी किसी सोल्यूट का निकालना हो बेटा, कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन किसी सोल्यूट का निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट स्मॉल एन इक्वल टू, देखिएगा एक चीज ध्यान देना आपको, बस एक चीज, जब कभी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालेंगे तो न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट स्मॉल एन ही रखना, और जब कभी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालेंगे तो न्यूमरेटर में हमेशा कैपिटल एन ही रखना। कहने का मीन्स हुआ कि अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो न्यूमरेटर में हमेशा, ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर में वही सॉल्वेंट मींस कैपिटल एन को ही रखना है। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है मतलब स्मॉल एन का, तो हमेशा न्यूमरेटर में स्मॉल एन को ही रखना है।
तो देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस ज्यादा मात्रा में तो कैपिटल N ऊपर होगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर बच्चों समझने की बात यह है कि यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एंड कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करो और नोट करो, थोड़ा सा मैं फिर आगे समझाता हूँ। आप जल्दी से पॉज कर लो भाई, कर लो जल्दी से, पॉज करो वीडियो को, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन होता क्या है, आप उसके बारे में भी जल्दी से नोट कर लें और समझ लें, ठीक बेटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग नोट कर लेंगे, सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन को हम हिंदी में विलयन भी कहते हैं, विलयन। तो चलिए सोल्यूशन क्या है, मैं दो डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखिएगा। सबसे पहले बेटर एकदम परफेक्ट डेफिनेशन लिखिए सोल्यूशन इज अ होमोजेनस, solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances having uniform properties, throughout. चलिए बेटा, सोल्यूशन की फर्स्ट डिफिनेशन देखिए। सोल्यूशन को हम विलयन कहते हैं। सोल्यूशन होता क्या है आप बताएंगे। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, ठीक है। तो ये सोल्यूशन की डिफिनेशन है। और एक छोटी डिफिनेशन और भी, अगर ये ना याद हो पाए तो आप छोटी वाला याद कर लो बेटा। द कॉम्बिनेशन of solute and solvent, is called solution। इसका मतलब हुआ बेटा solution इक्वल टू solute प्लस सॉल्वेंट। ये फार्मूला हो गया सॉल्यूशन का, अच्छे से नोट कर लो। और अच्छे से मैं डेफिनेशन एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। डेफिनेशन देखेंगे, सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। व्हाट इज सॉल्यूशन? देन यू कैन से अबाउट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ओके, इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, the combination of solute and solvent is called solution। ओके बेटा, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। और फार्मूला होता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आया? तो आप जल्दी से नोट करो। और थोड़ा सा मैं अपने जो थोड़ा सा जो मार्कर है इसको थोड़ा इंक पिला दूं, तब मैं आपको फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आपको जैसे मैंने सोल्यूशन के बारे में बताया, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड टॉपिक। नेम ऑफ द टॉपिक इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि व्हाट इज सॉल्यूट, दोज कंपोनेंट which are present smaller amount in solution are called solute। I repeat again about the definition of solute, those substances which are present smaller amount in solution are called solute। okay, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कम मात्रा में किसी सोल्यूशन में हो उसे कहते हैं सॉल्यूट। सेकंड डिफिनेशन है सॉल्वेंट। देन यू कैन से अबाउट सॉल्वेंट, दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट लार्जर अमाउंट इन सोल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा
बहुत अच्छे से, वही चीज मैंने नोट भी किया है, आप देख लीजिएगा। सल्यूट क्या है देखिएगा, लिखा है दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड सल्यूट। सेकंड है सॉल्वेंट, दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल दिया है बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, तो सपोज करिए एक शुगर सॉल्यूशन है जो दो चीज से बना है, एक शुगर एंड एक वाटर से। तो शुगर कम मात्रा में है इसलिए सल्यूट है, वाटर ज्यादा मात्रा में है इसलिए सॉल्वेंट है। तो दोनों मिलाएंगे तो बनेगा शुगर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एक टॉपिक और है, और इस टॉपिक के बाद आज ये चैप्टर फिनिश होगा, और कल इस चैप्टर पे मैं आपको मैं आपको कल इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से आपको लेक्चर दूंगा। मैं केवल न्यूमेरिकल पे, सॉरी लेक्चर क्या, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा न्यूमेरिकल पे कल के वीडियो में। आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। सेकंड चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम आप जान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, और यही दो चैप्टर से जो भी पढ़ाया जाएगा वो पेपर में आएगा। सो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। मैंने बच्चों सुनो, मैंने जब पहला लेक्चर दिया, दूसरा लेक्चर दिया, तो उसमें मैंने मोलरिटी और मोलरिटी को पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया था, इसलिए मैंने फिर से इसके बारे में मैंने सोचा इसको बता दूं मैं। तो मोलरिटी एंड मोलरिटी को मैंने पढ़ा दिया है। तो आप देख लीजिएगा, एक दो इक्वेशन है, एक है मोलरिटी का और एक है नॉर्मेलिटी का। वैसे आप जानते रहिए, हो सकता कुछ न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मोलरिटी इक्वेशन होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलरिटी इक्वेशन। ओके, तो आप पहली हेडिंग नोट करेंगे, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ओके, और दूसरा आपको इक्वेशन पढ़ना है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है n1 v1 इक्वल टू n2 v2। तो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे न्यूमेरिकल में कराऊंगा कल। आज के लिए मैं चैप्टर पे केवल फिनिश कर रहा हूँ, अभी जो एक दो टॉपिक बचे उनको भी पढ़ा के फिनिश हो जाएगा। तो अब देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि मोलरिटी इक्वेशन देखिए। तो मोलरिटी इक्वेशन है m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और सेकंड है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ओके, और एक फार्मूला है, अगर नहीं नोट किए हो तो नोट कर लेना। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी का सिंबल कैपिटल N, और नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है स्मॉल w इन ग्राम, या ऐसे समझिए नॉर्मेलिटी का फार्मूला है W अपान E इंटू V। ठीक है, और जहां पे W क्या है, W है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। ध्यान सुनिएगा, W क्या है, W है बेटा मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। ठीक है, तो यहां अगर दिक्कत हो तो आप यहां नोट कर सकते हो, वेयर W इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। तो W यहां पे मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम है, एंड कैपिटल E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। कैपिटल E इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, एंड जो V है यहाँ पे, V जो है वो वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हो गया फार्मूला नॉर्मेलिटी का। और एक टॉपिक ये है, आप देखिएगा, हेडिंग है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सिंबल क्या है, यस। देखिएगा, कंसंट्रेशन का सिंबल यस। तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, किसी भी कंपाउंड का अगर कंसंट्रेशन आपको ग्राम पर लीटर में बताना हो तो कैसे, किस फार्मूले से बताएंगे, उसी के लिए है फार्मूला। पहले देखिए, पहले हेडिंग देखिएगा। हेडिंग है बेटा कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर की डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए, दिया है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सल्यूट present in 1 liter of the solution. I repeat again about concentration in gram per liter. It is equal to the number of grams of the solute present in 1 liter of the solution. Okay, concentration का फार्मूला होता है concentration S equal to mass of solute in gram small w upon volume of solution in liter V. तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो फार्मूले और हैं, मैं उसको भी नोट कर रहा हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। ओके बेटा,
तो चलिए अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, सॉरी सबसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है मास परसेंटेज क्या होता है। तो मास परसेंटेज को हम लोग पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज को, कि मास परसेंटेज होता क्या है। ओके, तो मास परसेंटेज क्या है देखिएगा, दिया है मास परसेंटेज में, देखिएगा आगे दिया है मास परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना बढ़िया, आप अच्छे से देखिए समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार मैं बोल रहा हूँ, सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। मास परसेंटेज क्या है, कह रहा है व्हाट इज मास परसेंटेज, देन यू कैन से मास परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। मास परसेंटेज क्या है, तो मास परसेंटेज इक्वल होता है, मास परसेंटेज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही दिया है कि ठीक है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में अगर किसी का मास परसेंट आप बता रहे हो, तो बता रहा है कि मास परसेंटेज इक्वल होता है, मास परसेंटेज इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम, इसका कहने का सेंस हुआ 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो जैसे बता रहा है कि जो सॉल्यूट का मास है ग्राम में, बहुत सिंपल है बेटा। मास परसेंट मीन्स हुआ कि किसी सॉल्यूशन का मास परसेंट बताना है, तो किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन का मास परसेंट बताना है, तो मास परसेंट इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास है उसको ग्राम में जो हम मेजर करें, ठीक है, तो वो उसके बराबर इक्वल होगा। कह रहा है कि मास परसेंट इज इक्वल टू द, मास परसेंट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में, वही चीज ये बता रहा है। कह रहा है कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट। मास ऑफ सॉल्यूट जो है, जो ग्राम में है, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, उसके इक्वल होता है मास परसेंटेज। फार्मूला देखिए ज्यादा समझ में आएगा। फार्मूला है बेटा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना हो आपको, फार्मूला लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ओके ओके, तो बेटा फिर से मैं बता रहा हूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है, तो आप बताएंगे मास परसेंट अगर सॉल्यूट का बताना है, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यदि मास परसेंट सॉल्वेंट का बताना हो, तो यहाँ लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ ऐसे उसको भी नोट कर सकते हैं। जैसे सॉल्वेंट का बताना हो तो यहाँ नोट करिएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। इनटू 100। तो बेटा मोस्टली टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर में, और वैसे आई थिंक मैं सारा टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। अगर मैं देखूंगा फिर भी अगर एक आध बचा होगा तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन अब कल से मैं न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। वैसे हमारे मैंने जो देखा हुआ है कि हमारे अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक जो मेन है, सारे टॉपिक जितने हैं मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन मैं भी ह्यूमन नेचर है, कहीं अगर मैं भूल गया तो मैं उसको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वैसे पहला चैप्टर आज फिनिश हो रहा है और कल से हम लोग इस पे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, और साथ में ही न्यूमेरिकल के साथ में ही हम सेकंड चैप्टर भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा बेटा थर्मोडायनामिक्स। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।